हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पीजे मैथ्स पर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स। 10वीं का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल्स, जो कि आप लोग पिछली क्लास में भी पढ़े होंगे, हम उसको आज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक नए जोश, नए उत्साह के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर ट्रायंगल्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, शुरू करें एक नए चैप्टर। पक्का? चलो देखो बच्चों, ट्रायंगल्स की बात अगर हम करते हैं तो आप लोग 9th में पढ़े हो कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंसी की बात आती है तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब हूबहू सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं होना ही कॉन्ग्रुएंसी कहलाता है। आप लोगों ने डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी होंगी कॉन्ग्रुएंसी की, कि दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। ठीक है, वो सब हम डिस्कस नहीं करेंगे, 9th में आपने पढ़ा होगा। अब क्लास 10th में क्या है, क्लास 10th में कॉन्ग्रुएंसी की कॉन्ग्रुएंसी नहीं, कॉन्ग्रुएंसी के अलावा एक चीज है जिसको हम कहते हैं सिमिलरिटी। अब यहां पे आइडेंटिकलनेस की बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहां आइडेंटिकल नहीं है, यहां क्या है, सिमिलर है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर तो आपकी क्लास में अगर दो बच्चे हैं, मान लो आपकी क्लास में अगर दो बच्चे हैं, तो आप क्या कह सकते हो कि वो दो बच्चे है ना, आप या आपका कोई फ्रेंड क्या है, एक सिमिलर है। कैसे कह सकते हो सिमिलर? क्योंकि वो दोनों क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। तो एक क्राइटेरिया ये हो गया कि वो दोनों में एक सिमिलरिटी है। ठीक है, दूसरी सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि हो सकता है उसको मैथ्स पसंद हो। ठीक है, और आपको भी मैथ्स पसंद हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम लगती है मुझे। लेकिन अगर आप दोनों को मैथ्स पसंद है, इसका मतलब एक ये भी सिमिलरिटी का एक क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया आप दिमाग में अपने ले सकते हो कि दो चीजें सिमिलर कैसे हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम दो कॉइन ही उठाते हैं, अगर एक 5 का सिक्का उठाया और दूसरा भी एक 5 का सिक्का उठाया, तो आप देखते होगे कि दोनों सिक्का क्या है, 5 का है, तो आप कह सकते हो कि दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक, अगर हम दो हाथ की बात करते हैं तो ये दो हाथ क्या है, आपस में सिमिलर है। ठीक है, ऐसे ही ट्रायंगल्स की जब हम बात करते हैं, दो सर्कल भी सिमिलर हो सकता है, जरूरी नहीं ट्रायंगल। अब जैसे एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, सिमिलर कैसे हो जाएगा, सेंटर सेम है, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, दो ट्रायंगल्स, दो रेक्टेंगल भी सिमिलर हो सकता है। देखो, तो सिमिलरिटी की अगर हम बात करते हैं तो ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी के डिफरेंट कंडीशंस दे रखे होते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज, एक रामबाण चीज आपको बताने जा रहे हैं। क्या है, रामबाण। ये इसलिए रामबाण है क्योंकि आप देखोगे कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको सिमिलरिटी दिया है, ठीक है, तो सिमिलरिटी देने के बाद अगर आप इस चीज को लिख लेते हो तो आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्या है रामबाण? देखो, बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन बच्चा वो लिख के बैठता नहीं है, आपको उसको लिख के बैठना है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि ट्रायंगल ABC, ये सब आपको पता होगा कि ट्रायंगल ऐसे लिखते हैं, सब आप जानते होंगे, मैं बस आपको मेन चीजें बता रहा हूं। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये सब पता है। ट्रायंगल ABC अगर लिखते हैं ट्रायंगल PQR के सिमिलर, ये सिमिलरिटी का साइन है। ठीक, तो इसका क्या मतलब होता है ये समझो, और ये मतलब आप क्वेश्चंस में धड़ल्ले से इस्तेमाल करोगे। मतलब आप मेरी बात मानो तो लगभग हर क्वेश्चन में जहां सिमिलरिटी का यूज होगा, इस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, अगर ABC सिमिलर है आपस में, तो क्या रिलेशन हम लिख सकते हैं, वो रिलेशन ध्यान दो कि एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल P के, एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल Q के, और एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल R के। ये एक पहली बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। भाई साहब, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, मतलब इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये ऐसा फॉर्मूला है कि अगर ये आपने लगाया
क्वेश्चन आधा तो वही खत्म हो जाएगा। ठीक है बहुत ही छोटी सी चीज, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, पर बच्चे लगा नहीं पाते हैं इसको। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहां लिख दिया ए बी सी और यहां लिख दिया पी क्यू आर, तो बच्चे यहां पे क्या आसानी से लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन क्यू आर। लेकिन समझने वाली बात यह है, एक वर्ड में यूज करूंगा करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग वर्ड ध्यान देना है आपको। क्या मतलब ये कि अगर ए बी सी है पी क्यू आर के, तो ए बी अपॉन पी क्यू ही प्रोपोर्शनल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के। मतलब एक ऑर्डर जो आप देख रहे हो, ऑर्डर गलत नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया कि ट्रायंगल एस क्यू पी और एक दूसरा ट्रायंगल ले लिया एक्स जेड वाई। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो अगर यहां ये चीज लिखना होगा तो क्या लिखोगे, एस क्यू अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन जेड वाई इज इक्वल टू एस पी अपॉन एक्स वाई। तो ये करस्पॉन्डिंग वर्ड आपको ध्यान रखना। वैसी एंगल की बात करते हैं, यहां पे क्या है, इसमें अगर एस एंगल किसके इक्वल होगा, एक्स के, क्यू एंगल किसके इक्वल होगा, जेड के, और पी एंगल किसके इक्वल होगा, वाई के। बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट है भाई, क्योंकि ये चीज आदमी समझ नहीं पाता है। ये बहुत, मैं भी आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिसमें आप देखोगे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही आसान है और समझ गए क्या बता रहे हैं, तो आप देखना जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो किस तरह से इस्तेमाल होगा इसका, आप देख के हैरान रह जाओगे, एकदम हैरान रह जाओगे। ठीक है, अब इसी सिमिलरिटी थ्योरम पे एक बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है हमारी बुक में, एक बार मैं देख लेता हूं। ठीक है, ये हो गया एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, बेसिक बीपीटी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। भाई साहब ये समझ लो 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और मैंने लिख रखा है, इसलिए मुझे लगता है मतलब इसके बाद ये आता ही गया है, हर साल लगभग पूछा है, मतलब तय है। सीबीएसई ने बीपीटी पे अपना कॉपीराइट जमा लिया है कि इसको डालना ही डालना है एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है। आपको बस इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूं उसको आपको एक बार देख लेना है, 2 बार देख लोगे याद हो जाएगा, गारंटी लेता हूं मैं, याद हो जाएगा आपको ये थ्योरम। ठीक है, कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा आपको करने के लिए। तो स्टार्ट करें, बीपीटी का थ्योरम प्रूफ स्टार्ट करें। पहले मैं स्टेटमेंट बताऊंगा, मैं लिखूंगा नहीं लाइन बाय लाइन, आप उसको देख लेना, बुक में है आपके, मैं सिर्फ बता दूंगा। ठीक है, और उसको प्रूफ करूंगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से प्रूफ करूंगा, कोई कुछ भी यूज नहीं करना है उसमें, और आपको कुछ भी उसमें ऐसा रटने वाली बात नहीं है। अगर एक बार ठीक से देख लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं बीपीटी। चलो अब देखो बीपीटी क्या है। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है हमारा। ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, तो अगर एक लाइन मैं इस ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर दूं और ये हमारा हो जाएगा सी डी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सी डी। तो बीपीटी ये कहता है कि, एक मिनट, ये ए, इसको कर लो बी, इसको कर लो सी, तो ये हमारा हो जाएगा डीई। ठीक है, डीई, ये मान लो डीई कोई लाइन पैरेलल है बीसी के, डीई कोई लाइन है पैरेलल बीसी के। बीपीटी ये कहता है कि एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है और बहुत धड़ल्ले से यूज होगा क्वेश्चंस में। ठीक है, देखो बीपीटी का पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं कि स्टेटमेंट क्या है। तो बीपीटी सिंपल सी बात ये कहती है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें जो उसके 2 साइड्स को किन्हीं 2 पॉइंटों पे कट कर रहा है, तो सेम रेशियो में वो उन 2 साइड्स को डिवाइड करेगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं डायग्राम बना के समझाना चाहूं तो कुछ इस तरह से होगा। देखो, मान लो कोई ट्रायंगल है ए बी सी, और अगर कोई डीई लाइन पैरेलल है बीसी के, तो डी और ई इन 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। सेम रेशियो का क्या मतलब कि एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन सीई। ठीक, इसको हमें प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडी अपॉन बीडी लाना है, और एडी अपॉन बीडी हमारे पास तभी आएगा जब हम इस ट्रायंगल के एरिया और बीडीई के एरिया के बारे में बात करें।
अगर एरिया चाहिए तो हमें हाइट चाहिए, और हाइट चाहिए तो हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन ये है कि आप ई वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहां पे EF, और डी से एक ड्रॉ करो DG, ठीक है, और बी को ई से मिला दो और सी को डी से मिला दो। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा बताओ, हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा AD इंटू EF, ये तो मैंने इस बेस पे लिख लिया। अब हमें तो ये भी चाहिए, AE भी चाहिए, तो AE बेस पे भी लिख लेते हैं। तो जैसे हम AE बेस पे लिखेंगे इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू कितना हो जाएगा EF। समझ पा रहे हो बात, A इंटू EF हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा AD इंटू, सॉरी EF नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा AE इंटू DG, AE इंटू DG हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो, क्योंकि हमने ये बेस लिया है तो हाइट हम ये ले लेंगे। अब एक बात बताओ, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब यहां पे ध्यान से देखो, DEB की अगर बात करूं मैं, या BDE की बात करूं, अगर इस ट्रायंगल की बात करूं जो मैं थोड़ा सा सेट कर रहा हूं, तो इसका एरिया लिखने के लिए क्या करूं मैं, BD इंटू ये EF हाइट इस ट्रायंगल की भी हाइट है। ध्यान दो, ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है, ये BDE ट्रायंगल जो बनाया है, डॉटेड से दिखाया है, डॉटेड से, ये BDE ट्रायंगल का भी ये हाइट है। अगर मैं कुछ इस तरह से यहां बना दूं इस ट्रायंगल को बाहर, तो ये इसकी हाइट नहीं हो जाएगी। अगर यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है इस पे, ये इसकी हाइट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, वही चीज दिखाया है। तो इसका मतलब कि अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कितना हो जाएगा, हाफ इंटू BD इंटू EF। ठीक, समझ पा रहे हो। वैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं लिखूं CDE हाफ इंटू ट्रायंगल साइड CE, ये इसका बेस हो जाएगा, और यहां हाइट क्या हो जाएगा DG हो जाएगा, नहीं हो जाएगा DG हो जाएगा। अब एक बात बताओ, एक काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कितना होगा बताना जरा। यहां से लिखेंगे तो हाफ हाफ कट जाएगा, ये बचेगा AD इंटू EF अपॉन BD कितना है BD इंटू EF बाजे, ये क्या बन जाएगा AD अपॉन BD। बहुत गर्मी है भाई, ठीक है, ये हो जाएगा। वैसे ही क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE कितना हो जाएगा बताना जरा। ADC का मैंने ये भी एक एरिया का एक फॉर्मूला भी लिखा है AE बेस को लेके, तो अब AE बेस को ले लो, AE इंटू DG, और नीचे आ जाएगा CDE में CE इंटू DG, CE इंटू DG, DG के बाद है, तो यहां से क्या आ जाएगा AE अपॉन CE। मतलब जो हमें जनरेट करना था हमने उसको जनरेट तो कर लिया। अब ये दो इक्वल कैसे हैं, ठीक है, तो देखो ये कैसे होंगे मैं बता रहा हूं आपको। आप एक बात ध्यान से देखो कि ट्रायंगल BDE और CDE DE और BC के बीच में है, ध्यान से देखना, BDE और CDE DE और BC के बीच में है, ठीक है, इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। और अगर देखोगे तो DE बेस से ही ये दोनों ट्रायंगल जनरेट हुए हैं, देखना DE बेस से ये एक ट्रायंगल जनरेट हुआ है BDE, और ये दूसरा ट्रायंगल जनरेट हुआ है CDE। बेस क्या है, कॉमन है और सेम पैरेलल्स के बीच में है। तो एक बात आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में होगा तो उसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल है, पक्की बात। यानी कि अगर ये दोनों सेम है, कॉमन है, और इनका एरिया इक्वल है, यानी दिस क्वांटिटी शुड बी, या मैं ये कहूं कि मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि ये और ये भी आपस में क्या होगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। यही हमें प्रूफ करना था। बहुत ही सिंपल है, एक बार वीडियो दोबारा देखना, ठीक है, दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार खुद से करके देख लेना, 100% आपको आ जाएगा। और ये बात समझ लो कि BPT CBSE का कॉपीराइट है,
मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2007 से लेके या शायद 5 से लेके लगातार 2012 तक हर साल एग्जाम में पूछा गया है, किसी न किसी फॉर्म में, या तो क्वेश्चन के फॉर्म में और या तो डायरेक्ट प्रूफ तो कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि 4 नंबर आपके तय हैं एकदम, 4 मार्क्स कंफर्म। और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए और धड़ल्ले से आगे यूज है क्वेश्चंस में। ठीक है, 2 एग्जांपल लेके मैं बताना चाहूंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको ये थ्योरम क्लियर हो जाए। 2 अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो सीबीएसई ने पूछा भी है और हमारे एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो देखो एक क्वेश्चन, ट्राइंगल ए बी सी हमें दे दिया है कि AD इज इक्वल टू AE और AB इज इक्वल टू AC। बेसिकली ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है और AD AE के बराबर हमको दे दिया है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट BCDE इज कॉनसाइक्लिक। कॉनसाइक्लिक का क्या मतलब है कि BCDE एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या मतलब होता है कि एंगल B प्लस एंगल E इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें यही प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। हमें क्या दिया है, AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, और AD इज इक्वल टू AE। अब देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे हम आगे जाएंगे क्वेश्चन में, इन्हीं से हमको कुछ करना, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे हम बीपीटी के तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। अब देखो AB AD से क्या रिलेशन है, AB और AD से एक चीज दिख रहा होगा कि अगर मैं एक काम करूं, AB को लिख दूं, AB इज इक्वल टू AC है, इसको मैं मिटा रहा हूं, AB को मैं लिख दूं AD प्लस BD, कोई दिक्कत नहीं, और AC को लिख दूं AE प्लस EC। अब देखो हमें क्या दिया है, AD AE दे रखा है, इसका मतलब AD AE काट सकता हूं मैं, यानी यहां से क्या मिल गया हमें, BE इज इक्वल टू EC। और जैसे ही हमको BE EC के बराबर मिल गया, एक मिनट, BE नहीं, सॉरी, यहां पे BD होगा, इसको BD कर लो और ये हो जाएगा EC। ठीक है, यहां से हमको BD अगर EC के बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। जैसे ही हमने ये लिखा तो बीपीटी क्या कहता है कि अगर ये रेशियो सेम है तो DE क्या होगा, BC के पैरेलल होगा, यानी कि हमें क्या मिल गया, DE पैरेलल टू BC। अब मैं इसी क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको कि ये कैसे आया। देखो एक काम करो, इसको मान लो एंगल 1। अब एक बात बताओ, अगर AB और AC इक्वल है तो ये भी एंगल 1 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब एक चीज देखो यहां पे ध्यान से, इसको मान लो एंगल 2, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए एंगल 3। अब एक बात बताओ, हमको क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक चीज बताओ, 1 2, इसको मैं ऐसे लिख लू, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि अगर 2 पैरेलल लाइन के बीच में 2 एंगल्स रहते हैं, इसको कहते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द पैरेलल। ठीक है, तो उन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल्स बिटवीन सेम साइड ऑफ 2 पैरेलल, चाहो तो लिख लेना इसको, एंगल बिटवीन सेम साइड ऑफ 2 पैरेलल लाइंस। ठीक, एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री हो गया। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, एंगल 1 और एंगल 3 अगर 180 डिग्री हो गया और एंगल 1 हमारे पास ये भी है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो बस यही तो प्रूफ करना है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि एंगल B प्लस एंगल E इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। सेम उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, और यही इसके बराबर है। मतलब यूं कहूं मैं कि एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, और एंगल B किसके बराबर है, C के बराबर है। तो B की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, C लिख सकता हूं, यानी एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड कि ABC क्या है, कौन सा क्लिक है। समझ गए, आसान सा सवाल था। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो।